नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ, संभालेंगे कार्यभार। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल करेंगे लॉन्च। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करना। भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गॉड ने भारत अमेरिका को बताया रणनीतिक साझेदार। कहा दोनों देशों के बीच जल्द होगी ट्रेड डील। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज। देर रात राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। संविधान के दायरे में ही हल निकालने पर दिया जोर। और हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे आमने सामने। वहीं पुरुष युगल वर्ग में सात्विक चिराग की जोड़ी भी खेलेगी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ दिलाएंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। बाद में सीपी राधाकृष्णन का दीनदयाल उपाध्याय पार्क, चौधरी चरण सिंह समाधि और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें, 67 वर्षीय राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 13 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन का विषय पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति है। ज्ञान भारतम सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रास्ता तैयार करने के लिए देश भर के हितधारकों को आमंत्रित किया है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकियों, मेटाडेटा मानक, कानूनी संरचनाओं, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। ज्ञान भारतम मिशन को संरक्षण, डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच के संयोजन से भारत की पांडुलिपि विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है। भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज वाराणसी और अयोध्या की यात्रा करेंगे। मॉरिशस पीएम आज सुबह वाराणसी में काशी विश्वनाथ में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर बाद डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या पहुंचकर भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल नई दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक सर्जियो गौर ने ट्रंप मोदी संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सर्जियो गौर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर में महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक हैं। सीनेट में अपनी नियुक्ति के दौरान गौर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं। गौर ने कहा कि वे भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार, रक्षा प्रणालियों के विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना तथा महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को पूरा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी
और भारत के तेजी से विकास करते हुए मध्यम वर्गीय लोग अमेरिका के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक अनेक अवसर देते हैं। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. In fact, if you have noticed, when he has gone after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. When the president has been critical of India, he has gone out of his way to compliment Prime Minister Modi. They have an incredible relationship. I've been with him in the same room. We're not that far apart on a deal already on these tariffs. इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जी कौर के नामांकन को अहम बताया। उन्होंने कहा कि यह नामांकन अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संबंधों का प्रतीक है। रूबियो ने जोर दिया कि 21वीं सदी की कहानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में लिखी जाएगी और भारत इसके केंद्र में है। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में लड़ाकू कमान का नाम बदलना भी इस रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और भारत असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ काम करने की जरूरत है। रूबियो ने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिनिधि का होना जिसे प्रशासन और ओवल ऑफिस दोनों में सीधी पहुंच हो, अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। India is, I would say, one of the top relationships the United States has in the world today in terms of the future of what the world's going to look like. The 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. And we are in a period of extraordinary transition in that relationship with India. We've got some really important issues coming up that we need to work with them on and work through. तो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी सकारात्मक संकेत लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के लिए पूरी तरह तैयार है। ECI ने भ्रामक खबरों पर लगाम कसने की कवायद भी तेज कर दी है। इसी कड़ी में ECI ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ काम करने वाले अपने मीडिया अधिकारियों के लिए आज कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि भारत में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं। मीडिया अधिकारियों के लिए कानूनी, तथ्यात्मक और नियम आधारित सूचनाओं को समय पर और समन्वित तरीके से संप्रेषित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि मतदाताओं और अन्य हितधारकों को समय पर सत्यापित हों और प्रामाणिक जानकारी मिले और वे गलत जानकारी से गुमराह ना हों। इसमें उन्हें SIR की संवेदनशीलता के साथ इसकी पूरी प्रक्रिया, इसमें आने वाली चुनौतियों और उठने वाले सवालों से रूबरू कराया जाएगा। आयोग देश भर में SIR की प्रक्रिया अगले माह शुरू कर सकता है। और बात कर लेते हैं बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। राजद ने महिला वोटर के अपने पाले में करने के लिए बड़ी चाल चली है। पार्टी की ओर से घोषित माई बहन योजना का लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि राजद ना ही सरकार में है और ना ही माई बहन योजना अभी तक उसकी घोषणा पत्र में शामिल है। बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए विपक्ष पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। उन्होंने राज्य में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने को लेकर कई दावे किए। बड़ी बात ये कि उनके सारे दावों की पोल चुनाव आयोग ने खोली। अब राजद ने नया अभियान शुरू किया है। राज्य में कई जगह पार्टी की ओर से घोषित माई बहन योजना के लिए लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा ही फॉर्म भरवाने का काम कांग्रेस ने भी शुरू किया था। माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं
साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे। राजद की फॉर्म भरवाने वाली राजनीति पर एनडीए ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने इसे धोखाधड़ी और ठगैती बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी लेना और उसे संग्रह करना कानूनी रूप से अपराध है। जबकि एलजेपी की सांसद शंभवी चौधरी ने कहा कि मां बहनों का सम्मान राजद कितना करती है ये सभी जानते हैं। माताओं और बहनों का वोट केवल एनडीए को ही जाएगा। दूसरी तरफ कितनी ठगैती और कितनी झांसेबाजी है, ये जो माई बहन योजना है उसके लिए भी फॉर्म भरवाया जा रहा है। हम लोग तो हर जगह महिलाओं को सतर्क कर रहे हैं कि ये बिल्कुल झांसेबाजी है। राजद की सरकार है और जो कांग्रेस पार्टी है वो माँ बहन का कितना सम्मान करती है वो तो हम सब ने देखा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माँ को सार्वजनिक राजनीतिक मंच से गाली दिया गया, हमको नहीं लगता कि पक्ष के नेता को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है कि माँ बहन की कितने सम्मान ये करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि माँ बहन का अगर इतना सम्मान करते तो जब उनकी सरकार थी तो माँ बहन की क्या हालत थी। तेजस्वी यादव फिर से एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कोई माई बहन योजना आधिकारिक योजना इनकी नहीं है और मैं बिहार के माताओं बहनों से अपील करता हूं कि कोई अपना व्यक्तिगत डाटा इन राजद के गुंडों को मत दे। माता बहन का कितना अपनी सम्मान करते हैं, बिहार इससे वाकिफ है। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर राजद की ओर से इस योजना की घोषणा की गई थी। माई बहन योजना के बाद राज्य की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। हालांकि राजद का फॉर्म भरवाना महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक मदद से ज्यादा राजनीतिक एजेंडा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित कथित साजिश से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन जमानत याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ कर सकती है, जबकि मीरान हैदर की जमानत याचिका पर सीजेआई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच सुनवाई करेगी। इन सभी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग क्षेत्र के अपर रिम्बी में आधी रात को हुए भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता बताए गए हैं। आपको बता दें, ये भूस्खलन इतना भयावह था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के साथ मिलकर किसी तरह बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से 2 घायल महिलाओं को निकालने में कामयाबी हासिल की। एसपी गेंजिंग शेरिंग शेरपा के अनुसार सफल निकासी और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाने के बावजूद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और साथ ही 3 लोग अभी भी लापता हैं। अगस्त महीने में हुए यूपीआई नियमों के बदलाव के बाद एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट्स को और आसान बना रहा है। अब पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई जा रही है। 15 सितंबर 2025 से आप 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकेंगे। सरकारी ई मार्केट प्लस और टैक्स पेमेंट की लिमिट भी बढ़कर अब 5 लाख रुपए होगी। ट्रैवल बुकिंग में अब 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में एक बार में 5 लाख, प्रतिदिन अधिकतम 6 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। लोन और ईएमआई कलेक्शन की सीमा को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया जाएगा। ज्वेलरी खरीदारी में नई लिमिट के बाद 1 लाख की जगह आप 2 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैब 6 लाख तक भुगतान कर सकेंगे। और बात नेपाल की, जहां सरकार के खिलाफ हुए विनाशकारी विद्रोह के बाद अब अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज हो रही है। दरअसल राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल में बिगड़े हालात को ध्यान में रखते हुए अंतरिम सरकार के जल्द गठन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और स्पीकर देवराज घिमिरे ने बैठक की। दोनों नेताओं ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और समसामयिक मामलों पर चर्चा की और वर्तमान राजनीतिक गतिरोध के जल्द समाधान पर जोर दिया। बैठक में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि संविधान के दायरे में राजनीतिक समाधान तलाशा जाएगा। वहीं मौजूदा हालात में राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्रधानमंत्री की रेस में सुशीला कार्की सहित कई नाम सुर्खियों में हैं। इस बीच सबसे अधिक संवेदनशील जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में आज भी निषेधाज्ञा और कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं देश विदेश सभी जगह से नेपाल के युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि गुरुवार को किसी बड़े हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल जल्द वापसी कर सकता है, यानी वापस शांति की राह पर लौट आएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूस द्वारा कथित ड्रोन घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा करेगी। पोलिश राष्ट्रपति ने इसे रूस की ओर से वार्सा और नाटो की प्रतिक्रिया को चेक करने का एक तरीका करार दिया है। घटना के बाद पोलैंड ने सख्त कदम उठाते हुए अपनी पूर्वी सीमाओं, बेलारूस और यूक्रेन के साथ अपनी पूर्वी सीमाओं पर ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा वहां छोटे हवाई यातायात को भी सीमित कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की से बात की। एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने लिखा कि आज पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की से बात की। उन्होंने पोलैंड की सुरक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर अपनी चिंता व्यक्त की। मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने और यूक्रेन संघर्ष के स्थायी समाधान का पक्षधर है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के एक पैनल ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को साल 2022 में चुनावी हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की कोशिश का दोषी ठहराया। 5 में से 4 जजों के पैनल ने बहुमत से बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर डी मोरेस ने सजा सुनाते हुए घोषणा की कि अदालत के बहुमत ने बोल्सोनारो को एक सशस्त्र आपराधिक संगठन का नेतृत्व करने, लोकतांत्रिक कानून के शासन को हिंसक रूप से समाप्त करने का प्रयास करने, तख्तापलट का आयोजन करने और संघीय संपत्ति और संरक्षित सांस्कृतिक परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तख्तापलट की कोशिश योजनाबद्ध थी। और वहीं अमेरिका के टेक्सास में हुई भारतीय मूल के चंद्र नागमलैया की मौत पर ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने शोक व्यक्त किया है। एक्स पोस्ट में महावाणिज्य दूतावास ने लिखा कि ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिक चंद्र नागमलैया की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है। उनकी टेक्सास के डलास स्थित कार्यस्थल पर निर्मम हत्या कर दी गई। हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है। हम मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने कोलंबो सात क्षेत्र में स्थित अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपतियों को आजीवन आवास और भत्ते देने वाले कानून को निरस्त किए जाने के बाद उन्होंने आवास खाली कर दिया। दरअसल यह स्थानांतरण राष्ट्रपति अधिकार अधिनियम के बाद हुआ, जिसे बुधवार को श्रीलंका की संसद में 151 मतों से 1 के मुकाबले पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार पूर्व राष्ट्रपतियों और उनके जीवन साथी को पहले दिए जाने वाले आवास, भत्ता और अन्य लाभ नहीं दिए जाएंगे। राजपक्षे और उनकी पत्नी को जाते हुए देखने के लिए बाहर भीड़ जमा हो गई। इससे पहले कई राजनेता और राजनयिक भी उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। और खबरें खेल जगत से आपको बता दें, हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के 2 खिलाड़ी लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5वीं वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी कोराई नारोका को मात दी। आयुष ने मैच 21-19, 12-21 और 21-14 से अपने नाम किया। वहीं भारत के सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज हांगकांग ओपन में पुरुष युगल वर्ग का क्वार्टर फाइनल खेलने उतरेगी। सात्विक चिराग की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी का सामना जुनैदी आरिफ और रॉय किंग येप की मलेशियाई जोड़ी से होगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।